हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आप जानते हैं कि आज क्लास आपकी एक रिकॉर्डिंग जानी है, प्रीमियर पर क्लास लगी हुई है और इसलिए आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। अफसोस इस बात का है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, एक दो दिन में फिर से जैसे जो प्रक्रिया थी वह अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसलिए कोई परेशानी की जरूरत होगी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि यह मौका है, क्यों ना एक बहुत बेहतरीन मुद्दे को उठाया जाए। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि इस पर आर्टिकल्स वगैरह भी इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए थे और यहां पर आप लोगों के मन में भी यह सवाल उत्पन्न होता है। क्या मुद्दा है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर इंट्रोडक्शन के बाद। और वह आपके संसद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोकसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दे में बताया गया है कि शुरुआत के दिनों से ही, यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 80s के दशक के बाद से ही लोकसभा की सदस्यों की संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जो 545 था वह अभी भी स्टिल वहीं पर बना हुआ है। तो इसके क्या कारण हैं? क्या कारण हैं? कुछ व्यवहारिक भी हैं, कुछ अव्यवहारिक भी कारण हैं। यहां पर हम लोग एक विश्लेषणात्मक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आलोचनात्मक बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, खाली विश्लेषणात्मक, यानी आपकी समझ विकसित हो जाए, इसके ही प्रयास में मैं लगा रहूंगा। और मेरा कोई खास इसमें उद्देश्य नहीं होगा कि मैं कहूं कि उत्तर भारत के राज्यों ने कैसे किया, दक्षिण भारत के राज्यों में क्या होता है। एक जो कुछ आर्टिकल्स की भाषा होती है उसके आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और या करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, जिस प्लेटफॉर्म से आपको यह डिलीवरी मिल रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर ले। आपका बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। और यहाँ पर जितने भी टॉप मेंटर्स हैं सभी यहाँ पर हाजिर होते हैं पढ़ाने के लिए, जितने भी टॉप हैं। और यहाँ ऑल इंडिया रैंक भी आपके यहाँ से आ रहा है, आप देखते ही हैं, सेकेंड रैंक है। और केवल सेकेंड रैंक नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया का 9 है, 10 है, 13, 14, 16 एंड 20 सभी रैंकर्स आपके यहाँ से ही जाते हैं। आप लोग ही यहाँ पर हैं जिन्होंने यह रैंक तैयार किया है। और रैंकर्स इन टॉप 20 7 है, टॉप 50 में आपका 15 है और 169 प्लस यहाँ पर हो जाता है टोटल। मैं डॉक्टर संजन कुमार हूँ, हिस्ट्री एंड कल्चर एग्जाम मेड इजी चैनल पर पढ़ाता हूँ, जो शाम के 5 बजे चलता है, 5 PM में चलता है। और करंट अफेयर्स आपके चैनल पर पढ़ाता हूँ, जहां पर कि सुबह 6 बजे जहां की आप देख रहे हैं कि एकदम सुबह सुबह आपकी क्लास हो रही है। ऐसे मैं पढ़ाता हूं एप्लीकेशन पर वीकली एवरी वेडनेसडे को, और यहां पर क्या हो जाता है, ऐप पर पढ़ा रहा होता हूं। और डॉक्टर संजन लाइव और डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी आपका टेलीग्राम का चैनल होता है। ये आपके 10% की बचत के लिए कोड दिया जाता है एकेडमी के द्वारा। तो यहां आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जगह जगह आपको इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए, ये आइकनिक प्रोग्राम है, ये हमारा विशेष पेड प्रोग्राम होता है, विशेष पेड प्रोग्राम है, जिसमें 1-to-1 गाइडलाइन आपको दिया जाता है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट के माध्यम से। यहाँ पर टेस्ट एनालिसिस भी जो मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा उसी तरह से जो टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। एक्सपर्ट गाइडलाइन भी प्राप्त हो जाता है, आपको स्टडी मटेरियल भी प्राप्त होता है, स्टडी प्लानर है, और लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस इत्यादि तो है ही है। ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। जो एक्सपर्ट, विशेष तौर पर जो एक्सपर्ट गाइडलाइन वाला चीज है, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जब फी आप देखेंगे तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर, और वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे ऐप को। और इस यहां पर फी का शेड्यूल दिया हुआ है कि 12 मंथ के लिए आपको 44,000 पे करना है, 24 मंथ के लिए 64,000, 36 मंथ के लिए 81,000 पे करना है। इसी प्रकार से आइकनिक वाले में जाएंगे, 12 मंथ के लिए 67,000, 24 मंथ के लिए 1,04,000 एंड 36 मंथ के लिए 1,38,000 आपको पे करने हो जाते हैं। तो सभी को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन आफ्टर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट इसलिए होगा, यहाँ पर संजन लाइव वाला कोड डालेंगे। 36 मंथ के लिए आपका 1,250, 24 मंथ के लिए 1,500 एंड 12 मंथ के लिए 2,063 आपको मिल जाता है, जहां से कि आप अवेल कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ये आपका एप्लीकेशन का फीचर होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसे को यहां पर पढ़ा रहा होता हूं, जब ऐसे आप पढ़ रहे होंगे मुझसे कितने बजे, 3 PM में एवरी वेडनेसडे को पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे रोज पढ़ने की चीज है ही नहीं।
तो यहाँ सप्ताह भर आप सप्ताह भर आप पढ़िए और एक दिन प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास हो जाता है। पोल फॉर लर्नर्स, यानी हम अगर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं ट्रू फॉल्स में, ABCD कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपके लिए पोल करा लिया जाता है, ताकि आपको लगे कि आप बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से क्लास ले रहे हैं। आप हाथों को उठा करके, एक ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप राइज अपने हाथ को उठा सकते हैं, कहते हैं कि सर मुझे कुछ पूछना है, तो लाइव क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जा सकता है। कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी, लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा और एनी टाइम एनीवेयर कहीं पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास को। और वीकेंड करंट अफेयर्स बैच जो है आपके स्टार्ट होते हैं और एवरी सैटरडे को आप देखेंगे कि यह बैच आपके लिए स्टार्ट किया जाता है। वीकेंड बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। तो आज का जो मुद्दा था वह मुद्दा था व्हाई लोकसभा इज स्टिल 543, स्टिल 543 +2 यहां पर हुआ करता था, जो एंग्लो इंडियन वाला है मामला, 2 इसमें सदस्य एंग्लो इंडियन से नियुक्त किया जाता था, उसकी बात कर रही है। वैसे टोटल हो जाएगा आपका 545 हो जाएगा। टोटल 45 ही क्यों अभी तक है, जबकि संसद को बने इतने दिन हो गए, संविधान को बने हुए इतने दिन हो गए, जब कहा गया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या को समायोजित किया जाएगा, जब कहा गया था कि एक सीट पर अधिकतम 10 लाख की जनसंख्या को तय कर दिया गया था, लेकिन तब से हमने देखा कि 50-60 के दशक से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन 8वीं लोकसभा के बाद कभी भी सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आमतौर पर कहा जाता है कि दक्षिणी भारत और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या के समायोजन के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों, भारतीय राज्य जितने भी हैं, उन्होंने जनसंख्या पर बेहतर नियंत्रण हासिल किया है और उत्तर भारत के राज्य जनसंख्या पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में असफल रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों को फिर से बढ़ा दिया जाए तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें ज्यादा हो जाएंगी। आमतौर पर आपने पॉलिटी में यही पढ़ा होगा और यही समझाया भी गया है, समझते भी है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसके अलग आप राय देते हैं और उन्हीं विशेषज्ञों को आज देखते हैं, ताकि आपकी आलोचनात्मक शक्ति विकसित हो पाए। इनका कहना है कि वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि आप जनसंख्या की अवधारणा को देखते हैं वह बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। उन्होंने कुछ डाटा भी दिया है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। यहां पर आपको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से सभी बातों को समझने की आवश्यकता होगी। यह आर्टिकल सिर्फ विश्लेषणात्मक इसलिए रखा गया है ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए और यह समझ पाए कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक आपसी समझ ना होने की वजह से क्या ऐसा हुआ है, या वास्तविकता में ऐसा होना उचित ही था कि ज्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं करें। एक पहलू यह भी हो सकता है, जैसे आप देखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसमें लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। यानी संसद भवन में अभी अगर 545 सीट है तो वहां पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और माना गया है कि भविष्य में जो हमारा संसद होगा उसमें 1000 या 1500 सीट हमारे हो सकते हैं। क्या यह तैयारी है इसी चीज की? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप देखते हैं संसद भवन के ठीक बगल में बन रहा है, क्या भविष्य की तैयारी है कि संसद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि जनसंख्या का बेहतर तरीके से हम विनियमन कर सकें? तो सारी बातों को समझिएगा, बहुत ही प्रासंगिक था मेरे विचार से यह टॉपिक, इसलिए मैंने इसको पिक किया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या कहता है यह टॉपिक। सभी चीजों को एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। आज चूंकि मैं इंटरेक्शन आपसे नहीं कर पा रहा हूं तो इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी होऊंगा, लेकिन नहीं तो आपसे मैं बिल्कुल बात करता रहता और आपसे मैं फिर रूबरू होता। 11 अक्टूबर को मैं जरूर आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। यहां कहा गया है कि हाल के दिनों में इस बात की गंभीर चर्चा होती रही है कि स्वतंत्रता के पश्चात इतने वर्षों के बाद भी लोकसभा की सीटें 543 तक ही सीमित क्यों रखा गया है, जबकि लोकसभा में सीटों का आवंटन यदि जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था तो फिर स्वतंत्रता के इतने वर्षों में जनसंख्या में व्यापक बढ़ोतरी हुई है, फिर भी सीटों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है? एक सामान्य सवाल है जो आपके मन में और आपके जैसे छात्रों के मन में या भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के मन में भी यह उत्पन्न होता रहा होगा। इसी बात की करेंगे और यहां पर एक सवाल यहां पर बताया गया है, क्या जनसंख्या के अनुरूप सीटों में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से लोकतंत्र की भावना कमजोर नहीं हुई है? जैसे कहा गया कि एक संसद सदस्य होगा, एक विधायक होंगे जो कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी आम नागरिक का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे, लेकिन वह एक लिमिटेड दायरे तक ही तो कर सकते हैं ना।
अगर एक ही संसद सदस्य 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगेंगे तो क्या बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व हो पाएगा? यह तो संविधान की भावना की विपरीत बात हो गई। ऐसे में तो फिर कह दीजिए कि कोई संसद सदस्य नहीं होगा, अकेले एक ही व्यक्ति देख लेंगे। तो यह क्या हो जाता है, इस बात पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि जबकि जनसंख्या की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई है, वहां जनप्रतिनिधियों को हमेशा उपस्थित रहने की जरूरत होती है। तो ना तो जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा उपस्थित रह पाते हैं अपने कामों की वजह से, हो सकता है संसदीय काम भी हो, और ना ही हमारे पास जनसंख्या की मात्रा कम है। यानी एक संसद सदस्य के ऊपर जनसंख्या जो 10 लाख मैक्सिमम होना चाहिए था, यह नहीं कि 10 लाख ही होना चाहिए, 10 लाख मैक्सिमम होना चाहिए था, वह बढ़कर के 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक हो चुकी है। ऐसे में क्या लोकतांत्रिक भावनाओं का उल्लंघन नहीं हो पा रहा है या होता होगा? यह भाई सवाल आपके लिए जायज बनता है। इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में जनसंख्या जो वृद्धि का तर्क दिया जाता है, क्या वह वाजिब है या नहीं। कुछ नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया है कि अब समय आ गया है कि लोकसभा की सीटों को जनसंख्या के अनुरूप बनाया जाए, और ध्यान रहे कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना की जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद से कमोबेश हालात ऐसे ही बने रहे हैं जैसा कि अब आप देख रहे हैं। यानी जो 1971 में कहा गया था कि आपकी जनसंख्या को बढ़ोतरी कर दी जाएगी सीटों की, लेकिन 2002 में उस पर फिर से क्या किया, रोक लगा दिया गया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी नहीं होने के क्या परिणाम लोकतंत्र को भुगतने पड़े हैं, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लोकसभा की सीटों की बढ़ोतरी नहीं किए जाने का एक कारण हमें यह भी बताया जा रहा है, इससे दक्षिण के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, और इस आलोक में दक्षिण तथा उत्तर के राज्यों के प्रतिनिधित्व अनुपात को परखना होगा। सबसे पहले यह देखना होगा कि यहां पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों का एक्चुअल में प्रतिनिधित्व क्या है, तभी तो इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। क्योंकि सबसे प्रमुख जो बैरियर यही लगाया जाता है कि दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। तो यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में ऐसा है या हो सकता है। चला देखेंगे। संविधान का आर्टिकल 81 लोकसभा या लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, और इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। क्या कहा गया है? 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, और इनमें से भी 20 से अधिक संघ शासित क्षेत्रों के अधीन उससे ज्यादा नहीं होंगे। यानी 550 में से 20 सदस्य कहां से आएंगे? संघ शासित क्षेत्रों से आएंगे। और आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को 2 एंग्लो भारतीयों को तब नामित करने की शक्ति दी गई थी जब उन्हें लगा कि सदन के इस समुदाय में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। लेकिन अब यह बातें डिमोलिश्ड हो चुकी है, यानी एंग्लो इंडियन की सदस्यता अब समाप्त हो चुकी है। यानी एंग्लो इंडियन को भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा आरक्षण के माध्यम से। हाँ, वो जीत करके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डेरेक ओब्रायन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सरकार का कहना था कि मैं एंग्लो इंडियन वाला भी मुद्दा उठाऊंगा कि क्यों एंग्लो इंडियन की को यहां पर हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन की मान्यता को क्यों हटा दिया गया, उस पर भी विचार करने वाली बात है। क्योंकि 2 सीट हटा दिया गया है जो मनोनयन के माध्यम से होता था, और विधानसभा में 1 सीट आता था। इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है, ऐसा सदन में कहा गया है। और लोकसभा की शक्ति अब जाकर के 543 हो जाती है, जिसमें 530 राज्यों से और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अनुच्छेद 81 यह भी कहता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी जो उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच के अनुपात का हो, और जितना संभव हो यह अनुपात सभी राज्यों के लिए समान रखा जाए। जितना संभव यानी हर संभव पॉसिबिलिटी इस बात की तलाशी जाएगी कि सभी राज्यों में जनसंख्या का समायोजन एक तरह से हो। यानी एक क्राइटेरिया अगर मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि एक राज्य में अगर हमने कैटेगरी बनाया कि 10 लाख की जनसंख्या एक संसद सदस्य पर होनी चाहिए, तो सभी राज्यों में आप यही करिए। हाँ, जो छोटे राज्य है वहां हो सकता है कि कुल मिला के ही 10 लाख जनसंख्या हो, तो वहां तो ये क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि यहां पर राज्यों के लिए जो अनुपात है वह उतना ही हो। और यह तर्क उन छोटे राज्यों पर लागू नहीं होता है, जैसा मैंने पहले बताया, जिसकी आबादी 60 लाख से अधिक नहीं है। इसलिए कम से कम 1 सीट हर राज्य को आवंटित की जाती है, भले ही जनसंख्या कम हो, ज्यादा हो या उस अनुपात में हो या नहीं। इसलिए कम से कम लोकसभा की 1 सीट सभी राज्यों को दी गई है, भले उसकी जनसंख्या कम ही क्यों ना हो।
अनुच्छेद 81 के खंड 3 के अनुसार जनसंख्या का अर्थ सीटों के आवंटन के उद्देश्य से क्या होगा। यहां पर बताया गया जनसंख्या का अर्थ क्या है जनसंख्या का मीनिंग। तो वह कहा गया सीटों के आवंटन के उद्देश्य से अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में ज्ञात की गई जनसंख्या से होगी। यानी जो लास्ट जनगणना हुई है, जैसे अभी मान लो सीटों की बढ़ोतरी की जानी है, तो अभी जो जनगणना हमारी लास्ट हुई है 2011 की हुई है, उसी जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा, यह कहने का अर्थ। और कि जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, यानी वैसी जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाएगा या डाटा लिया जाएगा जिसके आंकड़े हमें प्रकाशित हो चुके हैं, यानी अंतिम जनगणना इसकी हो चुकी है। लेकिन 2003 में इस क्लॉज में संशोधन कर दिया गया और जिसके अनुसार कहा गया जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना के अनुसार होगा, जब तक कि 2026 में जनगणना नहीं हो जाती है। यानी 2026 में, यानी 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसके जनगणना के आधार पर, यानी जो सीटों की बढ़ोतरी होगी वह 2026 में अब प्रपोज्ड किया गया है, जो पहले 1971 में था, यानी 2026 में। इसीलिए आप देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि भविष्य के लिए हमें काम करना होगा, नहीं तो आगे चल करके लोकतंत्र और भी कमजोर होता जाएगा, जो सरकार का तर्क है। आप समझिएगा क्या कह रहा है, जिसके अनुसार जनसंख्या का 1971 की जनगणना के अनुसार था, कहा गया उस क्लॉज में संशोधन कर दिया और कहा कि जब तक कि 2026 में जनगणना नहीं हो जाती है तब तक 1971 के ही जनगणना को आधार बनाया जाएगा। लोकसभा की ताकत हमेशा 543 रही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 71 से पहले कई बार इसमें संशोधन हुआ है। जैसे मूल रूप से आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। 952 में गठित पहले सदन के सदस्यों की संख्या 497 हुआ करती थी, क्योंकि यहां पर क्लॉज लगाया गया था कि 500 से ज्यादा नहीं होंगे। शुरुआत में जब संविधान बना था तो यह कहा गया था कि यहां पर 497 से 500 से ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए यहां सीटों की संख्या जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें 495 रखी गई थी। क्योंकि संविधान जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन को निर्धारित करता है, इसलिए निचले सदन की संरचना यहां पर जनसंख्या के हिसाब से फिर से घटती बढ़ती रही और 1971 तक प्रत्येक जनगणना के साथ भी बदलते रहे और 2021 तक परिसीमन पर 1976 में अस्थायी रोक लगाई गई थी, इसलिए कि 1976 में एक नियम बना दिया गया है 2001 की जनगणना के बाद करिएगा, जिसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि लोकसभा की सीटों में बदलाव होता रहा है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन 76 के बाद नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर रोक लगा दी गई थी 2001 की जनसंख्या के बाद होगा और 2001 जैसे ही आया फिर से वहां पर रोक लगा दी कि 2026 के बाद होगा। 2 बार यह संशोधन हुआ है मेनली। यहां पर कहते हैं कि लोकसभा की संरचना में पहला बदलाव कब आया था, 1953 में आया था, मद्रास राज्य के पुनर्गठन के साथ ही, और आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनता है और मद्रास की 75 सीटों में से 28 आंध्र प्रदेश में चली गई थी, लेकिन सदन की कुल ताकत 497 नहीं बदली। यानी पहले मद्रास और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, तो उन दोनों के मध्य जो सीट हुआ करते थे, जैसे बीच में आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि आपने परिवर्तन हुआ, उससे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, उससे पहले भी बिहार का विभाजन होकर के झारखंड और बिहार बना था, उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बना था, मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बना था, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वह जनगणना के हिसाब से समायोजित किया गया है। यहां पर मद्रास राज्य बनाया गया, लेकिन 75 सीटों में से 28 आंध्र प्रदेश को दे दिया गया, रेस्ट ऑफ मद्रास के पास रह गया और कुल सदस्य संख्या 497 बनी रही। पहला बड़ा बदलाव 1956 में राज्यों के समग्र पुनर्गठन के बाद हुआ, जिसने देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था और इसका संबंध मौजूदा सीमाओं के बाद हुए बदलाव से था, क्योंकि सीमा भी परिवर्तित हो गई, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए सीटों के आवंटन में यहां बदलाव करना पड़ा। और कैसा बदलाव करना पड़ा, कैसे बदलाव करना पड़ा कि सरकार ने संविधान में भी संशोधन किया, जिसके तहत राज्यों को आवंटित सीटों की अधिकतम संख्या को 500 कर दिया गया, लेकिन 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त 20 सीटें यहां पर जोड़ दी गई। यानी कुल मिलाकर के सीटों की संख्या क्या हो गई, 520 हो गई, जो आप देख रहे हैं 543 है, यानी कई बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए 1957 में चुनी गई दूसरी लोकसभा में
503 सदस्य थे और इसके बाद के वर्षों में निचले सदस्य की संरचना बदलती रही। जब 1966 में हरियाणा राज्य को पंजाब से बाहर निकाला गया, जब 1961 में गोवा तथा दमन और दीव को मुक्त करा दिया गया और बाद में भारतीय संघ में उसका विलय कर दिया गया, उसके लिए अलग से सीटों का आवंटन यहां पर किया गया था। क्या कह रहा है कि जो प्रथम लोकसभा चुनाव है इसमें हम देखते हैं कि 489 सीट ही हो पाया था, जो 552 में हुआ था। दूसरे लोकसभा चुनाव में जो होता है 1957 में, वहां पर इस चुनाव में सीटों की संख्या 489 से बढ़कर के 494 हो गई थी, स्वीकृत सीटों की संख्या से कम ही रही। तीसरा हमने देखा, तीसरे लोकसभा में भारत में तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ और चुनाव में सीटों की संख्या भी 494 बनी रही। चौथा लोकसभा चुनाव, भारत में चौथा लोकसभा चुनाव कब होता है? 1967 में होता है और इस बार लोकसभा की सीटों की संख्या 494 से बढ़कर के 520 हो गई। यानी मेजर परिवर्तन जो आता है 1967 के बाद आता है। जो पहले 500 का कैपिंग था लगभग वह चलता रहा था, लेकिन अब जाकर के 520 हो गया। पांचवा जो लोकसभा चुनाव है भारत में 1971 में हुआ और यहां पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 से घट करके 518 हो गई। छठा लोकसभा चुनाव 1977 में हुआ, आपातकाल मार्च 97 तक चला। इस बार लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 542 हो गई। आपातकाल के दौरान यहां पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। आपातकाल के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें लगभग उतना ही पहुंच गया जितना कि अभी हम लोग देखते हैं, 542 हो गया। और सातवां लोकसभा जो 80 में हुआ था, वहां भी लोकसभा की सदस्यों की सीटों की संख्या 542 ही थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुआ था। और 8वां से 16वां सीटों की संख्या कितनी हो गई? 542 पर बरकरार रही, जो अभी 543 के आसपास ये चल रही है। ये घटती बढ़ती रहती जनसंख्या। यहां पर देखिएगा आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना को जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन यह 71 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद से कमोबेश वैसा ही बना रहा है। तो ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों है? जनसंख्या सीट अनुपात, जैसा कि अनुच्छेद 81 में कहा गया है, अनिवार्य है, सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। लेकिन यहां पर जबरन, यहां पर सरकार के द्वारा जो क्षेत्रीय सामंजस्य उसको बिठाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि यह भी देखने वाली बात है, कुछ डाटा इसमें दिया गया है जिसको कि जरूर देखना चाहिए कि अनायास ही इसका तात्पर्य क्या हो जाता है? यह हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण में बहुत कम रुचि लेने वाले राज्यों की संसद में अधिक संख्या हो सकती थी। अगर जनसंख्या बढ़ोतरी के आधार पर सीटों का आवंटन होता तो उन राज्यों की जनसंख्या जिसकी बढ़ रही है उनकी संख्या बढ़ती जाती। फिर नीति निर्माण में हम देखते कि यहां पर उन राज्यों को ही ज्यादा वरीयता दी जाती। इसलिए यहां पर दक्षिण राज्यों ने अपने सीटों को कम होने की संभावना का सामना किया था। इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकालीन शासन के दौरान संविधान में संशोधन किया, जो कि 2001 तक सभी प्रकार के परिसीमन को स्थगित करता था, यानी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को रोकता था। अब क्या होता है? निषेध के बावजूद कुछ ऐसे अवसर आए जिन्होंने किसी राज्य को आवंटित संसद और विधानसभा की सीटों का पुनः समायोजन करने के लिए मजबूर किया। इनमें से 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम द्वारा जो राज्य का दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अलग से विधानसभा का सृजन किया गया। इसकी वजह से क्या होता है? उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। इसकी वजह से सीटों की संख्या में इसके बावजूद भी थोड़ी सी चेंजेस आई। हालांकि 2001 की जनगणना के बाद से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या पर रोक हटा देनी चाहिए थी, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में कहा था कि 2001 तक रोक रहेगी, हटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन एक और संशोधन किया गया और इसे 2026 तक के लिए टाल दिया गया। सोचा कि क्यों विवाद करें, क्योंकि दक्षिण उत्तर भारत के राज्यों के बीच में विवाद होने की संभावना थी और यह इस आधार पर किया गया कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल हो जाएगी। फिर हम जाकर के क्या करेंगे? यहां पर सीटों की संख्या को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो उत्तर भारत के राज्य थे धीरे धीरे जनसंख्या की दरों को कम कर पा रहे थे। अंतिम परिसीमन अभ्यास जो जुलाई 2002 में शुरू हुआ था और 31 मई 2008 को समाप्त हुआ, 2001 की जनगणना के आधार पर आयोजित किया गया था और मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनः समायोजन किया गया। SC ST के लिए आरक्षित सीटों को फिर से बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रभावी संख्या हमारी 445 तक पहुंच जाती है। 1970 के बाद कुल सीटों के बचे होने के साथ यह महसूस किया गया उत्तर भारत के राज्यों जिनकी आबादी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ी है,
अब संसद में कम करके आंके जा रहे हैं। यानी उत्तर भारत में वास्तविक में जनसंख्या की बढ़ोतरी तो हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश है, बिहार है और अन्य राज्यों में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन अब उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कम हो गया है। ये सवाल यहां पर उठाया गया। हालांकि रोक तो लगाया गया था इसी के लिए। तो अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि आर्टिकल 81 के मूल प्रावधान को लागू किया जाता है तो आज उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पास अधिक सीटें होती और दक्षिण राज्यों के पास कम सीटें होती। इसी बात की संभावना थी जिसकी वजह से यह समायोजन रोका गया था तब तक के लिए जब तक कि पूरे देश में जनसंख्या स्थिरीकरण एक जैसा नहीं हो जाए। इसी बात की संभावना थी, इसीलिए यहां पर रोका गया था। समझ रहे हैं आप? तो आंकड़े क्या बताते हैं? उत्तर और दक्षिण के बीच में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारे का सबसे बड़ा फैसला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या जो स्टिल आगे बढ़ती जा रही है और इसकी वजह है कि दक्षिण की आबादी उत्तर के राज्यों की तुलना में कम है और वस्तुतः दक्षिण के राज्यों में औसतन 12 लाख की आबादी पर एक संसद होते हैं, जबकि उत्तर में यह लगभग 21 लाख प्राप्त कर चुका है। चूंकि दक्षिण के राज्यों की आबादी कई कारणों से, सिर्फ जन्मदर बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी कम ही रही है, सदैव से कम रही है, और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या सदैव से ज्यादा रही है। इसलिए यह समायोजन बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित हुआ। तकरीबन 10 लाख या 8 लाख के आसपास का देखते हैं अंतर होता है। दक्षिणी भारत के राज्यों में औसतन 12 लाख की जनसंख्या पर एक संसद सदस्य है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में यह 21 लाख से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वहां की जनसंख्या सदैव से कम रही है, इसलिए भी यह समस्या उत्पन्न हुई है। और दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पास देश की आबादी का 21% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन संसद में इन चारों राज्यों के पास कुल 129 सीटें हैं। इसी तरह उत्तर भारत के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार है, और इन दोनों राज्यों के पास देश की कुल जनसंख्या का यहां पर कितना था 21% है, यहां पर कितना है 25.1% है। उसी के अनुसार पिछले ही जनगणना के अनुसार हिस्सा है, लेकिन लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में इन दोनों को राज्यों को मिलाकर केवल 120 सीटें ही दी गई थी। यहां 21% पर 129 दिया गया, यहां 25.1% पर आपको दिया गया 120 सीटें दी गई, और लोकसभा में यह लगभग 22% से ज्यादा कम हो जाता है सीटों की संख्या। यह थोड़ा सा कहा गया है कि यहां आर्टिकल में कहा गया कि थोड़ा सा गड़बड़ी है। केरल और झारखंड का आकार करीब करीब बराबर है, यानी दोनों की भौगोलिक दूरी को, सीमा को देखेंगे, केरल और झारखंड का आकार लगभग बराबर है, और जनसंख्या के मामले में असम से थोड़ा सा ही 20 बढ़ता है। तो केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या 3.3 करोड़ है, असम की 3.1 करोड़ है और झारखंड की 3.2 करोड़ है। लगभग तीनों की जनसंख्या बराबर है, लेकिन लोकसभा में केरल के पास 20 सांसद है, जबकि झारखंड और असम के पास कम से कम क्रमशः 14 और 14 ही सांसद है, जबकि इनके पास भी कम से कम 20 नहीं हो। अगर 3.3 है तो यहां पर होना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे केरल की जनसंख्या 3.3 करोड़ है, तो अगर यहां पर 20 है तो ठीक है, यहां पर भी कम से कम 16 या 18 होनी चाहिए, यह कहने की गुंजाइश बन रही है जनसंख्या के आंकड़ों को देखते हुए, क्योंकि जनसंख्या के मामले में तीनों राज्य लगभग समान है। ठीक इसी तरह यूपी 19.9 करोड़ उस समय की जनगणना के अनुसार, बिहार 10.4 करोड़, झारखंड 3.2 करोड़, मध्य प्रदेश 7.2 करोड़, राजस्थान 6.8 करोड़, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़, उत्तराखंड 1 करोड़ और हरियाणा 2.5 करोड़ के पास देश की आबादी का लगभग 45% हिस्सा है। लेकिन लोकसभा में इन राज्यों को सिर्फ 214 सीटें मिली हुई है, जिसमें यूपी का 80 है, बिहार का 40 है, राजस्थान का 25 है, उत्तराखंड का 5 है, छत्तीसगढ़ का 11 है, हरियाणा का 10 है, मध्य प्रदेश का 29 और झारखंड का 14 है, जो लोकसभा में 40% से भी कम सीटों को दिखाता है, जबकि यहां पर 45% जनसंख्या का हिस्सा रहता है। लेकिन आप समझिएगा, बार बार समझिएगा कि जो यहां पर सीटों का आवंटन किया गया था, इसी जनसंख्या के समायोजन के कारण उत्पन्न किया गया था। जब भारत एक संघ बन रहा था तो यहां पर यह देखना जरूरी था कि क्या हम सभी क्षेत्रों को एक साथ कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। दक्षिण भारत के राज्य कहते थे भाई मैं अपनी तरह से बनाऊंगा, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्र में अगर दिल्ली में बनता है तो मेरे लिए तो संभावनाएं कम हो जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट आप ही रखते हो, संसद आप ही रखते हो, सब कुछ आपके पास ही है, मेरा क्या होगा, मुझे तो लड़ने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा। तो यहां पर
समायोजन के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई ताकि दक्षिण भारतीय राज्यों को भी यह असंतोष नहीं हो। भले आपके आंकड़े कहते हैं और ये आंकड़े राजनीतिज्ञों के लिए बड़े काम के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काम के नहीं हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैं जो व्याख्या करने के लिए खड़ा होता हूं, दैट्स कॉज कि यहां पर आप समझ पाए कि क्या क्या विवाद होता है। जब पॉलिटी आप सीधा पढ़ते हैं किसी बुक के थ्रू, तो सारी बातें वहां पर नहीं होती है। सारी बातों को समझने के लिए हमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी न्यूज़पेपर है, हिंदी वाला भी न्यूज़पेपर है, उसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में जितना अधिक डिस्कशन होगा, जितना अधिक स्वस्थ डिस्कशन होगा, उतना अधिक हम नजदीक जाएंगे सही तथ्यों के। और हमारे लोकतंत्र की विशेषता भी रही है समावेशन की। यहां पर हम सबको समावेशित करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो यहां पर यह समझिएगा कि यह जो व्याख्या आपको की गई है, आंकड़े दिखाए गए हैं, इन आंकड़ों में थोड़ा सा लोचा हो जाता है। ऐसे आंकड़े जो आपको दिखाए जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले। अब कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से मानक बनाकर सीटों का बंटवारा किया जाता है, तो इन राज्यों के पास इस समय 214 की जगह कम से कम 241 सीटें होती। और यह एक प्रकार से देखा जाए, जो इस समय के राज्यों के पास 27 सीट कम हो जाती है, वह ज्यादा हो जाता। जो बड़े राज्य हैं उनके पास ज्यादा सीट होती। जैसे यहां पर कहा गया है, देखेंगे कि जो देश के जो सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य है, यूपी है, बिहार है और महाराष्ट्र में, तीनों राज्यों की आबादी के अनुपात में संसदों की संख्या नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से इन तीनों राज्यों के पास 19 सीटें कम है। जैसे अगर आबादी के हिसाब से सीटों का हिसाब लगाया जाता, तो यूपी के पास कम से कम 90 सीटें होती, महाराष्ट्र के पास कम से कम 50 सीटें होती और बिहार राज्यों के पास कम से कम 47 सीटें होनी चाहिए थी। यह अनुमान लगाया गया है। लेकिन यहां पर तो आपको पहले ही पता गया था कि जो जनगणना दर है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, वह तो उसी हिसाब से है ना, कि दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर पहले से ही कम रही हुई थी। इस वजह से यहां पर एक समायोजन की प्रक्रिया को बनाया गया था और यह बेहतर लोकतंत्र के लिए जरूरी भी था। यहां ठीक है, यह इस बात की हम आलोचना कर सकते हैं कि यहां पर उत्तर भारत के राज्यों को और भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जब लोकतंत्र का निर्माण हो रहा था, भारत का विकास हो रहा था, भारत की स्थापना हो रही थी और भारत एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में तब्दील हो रहा था, तो वहां पर एकदम से वो लाइन तो नहीं लिया जा सकता था जैसा कि आप सोचते हैं ग्रामीण जीवन में, घरेलू मौके पर कि मैंने जो कह दिया तो कह दिया। ऐसी बातें तो नहीं लागू की जा सकती थी। आप उन संविधान निर्माताओं की बात समझिए जिन्होंने जैसे संविधान का निर्माण किया और कैसे कैसे उन्होंने सभी क्षेत्रों का समावेशन किया। भारत का लोकतंत्र इस मामले में बहुत विशेष। जब लोकतंत्र का निर्माण हो रहा था भारत में, यानी भारत जब एक संघ राज्य क्षेत्र बन रहा था, तो तमाम यूरोपीय विद्वान, इवन ब्रिटेन के विद्वान तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके, जब उसी समय देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो तमाम विद्वानों ने इस बात को कहना शुरू किया कि भारत का लोकतंत्र 10 वर्षों तक नहीं टिकेगा। और यह तब उसकी बातें सही साबित होने लगी कि तुरंत ही 5 साल के अंदर ही अमेरिका, जो पाकिस्तान बना हुआ था, भारत से ही कट करके बना हुआ था, भारत के ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वह भी धारण करता था, क्योंकि अखंड भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सभी जगह समान थी। तो देखा कि पाकिस्तान में सैन्य शासन स्थापित हो जाता है, तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है। लोगों ने कहा, मैंने कहा था ना कि भारत भी नहीं टिकेगा, थोड़े दिन तक देखो भारत भी उसी तरह से विखंडित हो जाएगा। और खास करके ब्रिटेन के विद्वान ये जरूर कहते थे। लेकिन ब्रिटेन के विद्वानों को आप अपनी नजरों से थोड़ा सा यहां पर सीख दे दीजिए, जिसके तहत आप कहिएगा कि भारत में 562, 566, 1000 से ज्यादा देसी रियासत थे शुरू में। 562 को मिलाने का श्रेय दिया जाता है, 562 से 66 के बीच में मिलाने का श्रेय दिया जाता है किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक आध केस को छोड़ दिया जाए, जूनागढ़ वगैरह में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या तलवार उठाया था? क्या उसके लिए, समावेशन के लिए तलवार उठाया था? सभी राज्य, जितने भी देसी रियासत थे, आपस में संघ बनाते चले गए, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति एक साथ ही जुड़ती थी। आप प्राचीन भारत को क्यों भूल जाते हैं, जहां की हमने देखा है कि उस राजा को बहुत अच्छा माना जाता था जो चक्रवर्ती शासक हुआ करता था। जो भी चक्रवर्ती शासक बना उसे जनता ने सराहा और साहित्य ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। विक्रमादित्य कहा गया, क्या क्या नाम नहीं दिया गया। तो यह जो विक्रमादित्य का नाम आया या चक्रवर्ती शासक की जो अवधारणा आई, वह तो पूरे जम्बू द्वीप के लिए थी, कोई उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए तो थी नहीं। एक शासक, चाहे राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत का अभियान किया हो
और चाहे मौर्य शासकों ने या समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान किया हो, इस बात पर कभी अंगुली नहीं उठाया गया कि राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी तक क्यों अभियान किया। यहां पर सराहना की गई कि राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी अभियान किया, बहुत महान किया, गंगा नदी से जल लाया, गंगा चोलपुरम नामक तालाब को बनवाया। और यह भी कहा गया कि समुद्रगुप्त आए और यहां पर आकर के अपने आधिपत्य को स्थापित करके कि दक्षिण भारत में। तो कभी भी उन्हीं शासक की सराहना की गई है जिसने संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश की है। तो शुरुआत में जब दौर हुआ करता था, प्रारंभिक भारत में, मध्यकालीन भारत में तलवार का जोर चलता था, लेकिन आधुनिक भारत में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहां स्टैब्लिश हो गई। आप यह समझिए कि इतने बड़े बड़े राज्य मिल रहे हैं, बड़े बड़े राज्य मिल रहे हैं जिसके लिए हमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं होती है। और उन विद्वानों को आप आईना दिखाइए जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं यूनाइटेड किंगडम हूं, ग्रेट ब्रिटेन हूं। जरा उनको आप आईना दिखाइए जिनको कि 4 ही क्षेत्र हुआ करते थे, एक ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, जैसे क्षेत्र है, सबको मिलाने के लिए हमेशा तलवार लेके ही दौड़ना पड़ा। चारों क्षेत्रों का जो समावेशन हुआ है वह तलवार के बल पर हुआ है और आपसी सहमति से नहीं ही हुआ है। और अभी भी वहां पर छोटा सा देश है, जनमत संग्रह चलता रहता है कि स्कॉटलैंड कहता है कि मैं भाई यहां नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं जाऊंगा ब्रेग्जिट करूंगा, मैं ये करूंगा, वो ब्रेग्जिट नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा दूसरे के साथ, ये है वो देश है, मुझे स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दीजिए। आयरलैंड का वर्चुअली एक भाग आप देखते ही हैं कि स्वतंत्र हो गया है, आयरलैंड का एक भाग ब्रिटेन के साथ मिला हुआ है। कैसा लगता है आपको जब ऐसे विचारधारा को समझते हैं? तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय लोकतंत्र कहीं ज्यादा प्रबुद्ध है दूसरे देशों की तुलना में? और लोकतंत्र किससे बनता है? लोक से बनता है, जनता से बनता है, यानी आपसे बना हुआ है। आपने उस लोकतंत्र को बनाया हुआ है, क्या आप उन सबों से श्रेष्ठ नहीं है? यहां पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान बेस्ट, भारत के संविधान का कोई जोर नहीं है। यह ठीक है कि सभी देशों के अनुभवों को लेकर के यह संविधान, इस संविधान का निर्माण किया गया था, लेकिन इस संविधान ने अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है पिछले 70 वर्षों में, और 75 वर्षों में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं, 100 वर्षों में भी प्रवेश करेंगे, 1000 वर्षों में भी प्रवेश करेंगे। इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यहां की जनता ने जिस प्रकार से संविधान में सहिष्णुता की भावना को बनाए रखा है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक केस स्टडी हो सकता है। इससे बढ़िया ना जनता आपको मिलेगी, ना इससे बढ़िया आपको समायोजित करने वाला संविधान कहीं पूरे विश्व में मिलेगा। इस बात पर आपको जरूर गौरव होना चाहिए। इसलिए मैंने एक बड़ा ही हॉट मुद्दा था कि क्योंकि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका लागू होने वाला है, और मुझे लगता है कि अगले चुनाव के बाद इस बात की तैयारी जरूर होगी कि संसद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है और 2025 के बाद 26 में समायोजन फिर से होना है। तो एक बार फिर मुझे लगता है कि यह मुद्दा उभरेगा और कहा जाएगा कि संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और अनफॉर्चुनेटली, या सही है, सौभाग्य कहिए, तब तक हमारा संसद भी अधिकतम सदस्यों की संख्या को बिठाने लायक भी हो जाएगा। तो दोनों के बीच में आप समझिएगा कि अभी जो बातें चर्चा में हो रही है, यूपीएससी उसको पकड़ती है। लागू तो हो गई है 2026 में, या 26 में होने की संभावना होगी, क्या परिस्थितियां बनती है नहीं पता, लेकिन बातें अभी जब चर्चा में होंगी तो प्रश्न अभी ही आएंगे। इसलिए आप लोग इस मुख्य परीक्षा के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बस दिमाग में फिट करिएगा और तार्किक ढंग से, वाइस नहीं होइएगा। उत्तर भारत के राज्य है तो ये सोच रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं तो ये सोच रहे हैं। पी चिदम्बरम साहब ने कहा था एक बार, उत्तर भारत के राज्य अगर नहीं हुए होते, जो विकिलीक्स का डाटा लीक किया था, कहा गया था कथित तौर पर कि पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि अगर उत्तर भारत के राज्य नहीं होते तो भारत का तेजी से विकास होता। थोड़ा सा ये सब बातें वाइस हो जाती है, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी होती हैं जो इस बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करती है। तो यहां पर ऐसे किसी भी चीज को का अस्तित्व ही नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में हमारी ही तो भागीदारी रही है, और उस भागीदारी को हम बनाए रखने का क्या करेंगे, वचन देते हैं। चलिए आज के इस क्लास को यहीं रखते हैं। कल मैं लाऊंगा एक विशेष और मुद्दे को लेकर के, इसी प्रकार के वैसे मुद्दे को जिसको कि सामान्य करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाने में उतनी मदद नहीं मिल पाती है, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स रोज पेपर में आते हैं, उनको कवर करना होता है। आज मौका था कि मैं रूबरू हूं, शांत चित्त होकर के रूबरू हूं, और आपको ऐसे मुद्दों से मैं यहां पर रूबरू करा पाऊं, ऐसे मुद्दे को मैं आपको प्रकाशित कर पाऊं, ऐसे मुद्दे को प्रकाशित कर पाऊं। चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय, टेक केयर।